बिना एक्सपीरियंस के फार्मिंग कैसे शुरू की जाए। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हो सो इन दैट केस आप कहां से शुरू करेंगे और कैसे शुरू करेंगे, यही एक पॉइंट है जहां पे आके हर कोई अटकता है। एंड आप एज अ व्यूअर, मुझे पता है कि आपने इस पूरे वीडियो को अगर देख लिया तो आप भवसागर को तर जाओगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको वो सारा चेकलिस्ट दे देते हैं जिसमें से कोई एक या सारे के सारे भी अगर गलती से भी आपने मिस्टेक कर दिए, आपसे छूट गया, तो ऐसे भी आपका वो लैंड माइन में पैर पड़ने जैसा होगा और आप ब्लास्ट ऑफ हो जाओगे। मतलब फार्मिंग में चाहते या ना चाहते हुए भी आपका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये फार्मिंग में फेल होने का फॉर्मूला आपको दे रहे हैं। अपने फार्मिंग के प्रोजेक्ट में आप कितने तरीकों से फेल हो सकते हैं। नो डाउट, अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की अगर टेक्निकल ट्रेनिंग ले रखी है या फिर लेने की सोच रहे हो, तो अकेला टेक्निकल फार्मिंग जो फार्मिंग के प्रोडक्शन को लेने के लिए सिखाया जाता है, उससे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि ये 12 जो डेडली मिस्टेक ऐसे हैं, अगर आपने उसको सही से टैप इन नहीं किया और एड्रेस करके सॉल्व नहीं किया, तो फिर आप जीता हुआ मैच भी हार सकते हो। तो चलिए अभी तुरंत स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से 12 मिस्टेक्स हैं। रॉन्ग सॉइल टेस्ट रिपोर्ट रीडिंग्स में, ये तो भैया इसके ऊपर अलग से ही एक वीडियो सीरीज बन सकती है, क्योंकि अगर आप सरकारी विभागों से करवा रहे हो, उसमें भी हल्का काम किया हुआ है और एक भारी काम किया हुआ, मतलब अच्छा वाला काम किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो ज्यादातर जो किसान भाई है या फिर ज्यादातर हमारे जो व्यूअर्स है, उनको ये नहीं पता होता है कि भैया कि सही रीडिंग और गलत रीडिंग के बीच में आपको फर्क नहीं करनी है। दो सही रीडिंग्स में से ज्यादा सही रीडिंग्स आपने जो सॉइल टेस्ट के लिए दिया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग के सॉइल टेस्ट के लिए, उनमें से कौन सा ज्यादा सही होगा। तो खैर, मैं इस वीडियो में आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके भी बता रहा हूं कि ये देखिए, मतलब ये दो एग्रीकल्चर विभाग से निकले हुए अलग अलग रिपोर्ट है, अलग अलग स्टेट के, ठीक है। अब ये वाला रिपोर्ट देख लीजिए जो सबसे बुरे और बदतर हालत में है, देख लिया। अब इसके बाद दूसरा वाला मैं वही सेम कृषि विभाग से ही दूसरा रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अब इसमें देखिए कि सारे डिटेलिंग दी हुई है, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए पौधों को या कितना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसकी पूरी डिटेलिंग दी गई है। जो कि वो हल्के वाले जो फालतू का जो रिपोर्ट है, जो हल्का काम हुआ, उसमें रिपोर्ट ही इनकम्प्लीट है। चलो, ये तो सरकारी विभागों की बात होगी। तो चलिए हम इसको प्राइवेट जो कंपनीज है उनकी भी बात कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये एक तरीके का प्राइवेट कंपनी हो गया जो सिर्फ एक बेसिक एक सॉइल का हेल्थ कार्ड बना के दे रही है, और उसी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी है जो डिटेलिंग में जाके सब कुछ दे रही है। आपको चाहिए डिटेल, क्योंकि डिटेल में ही जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके पौधों को किस टाइप के न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत है। तो यही खराब रिपोर्ट को एक अच्छे रिपोर्ट से अलग करती है। तो ये रीडिंग्स किसी को आती ही नहीं है, और रिपोर्ट को सही तरीके से ना पढ़ने की वजह से आप पक्का इसमें फेल हो सकते हो, और यहीं से सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। तो उसके बाद आते हैं फार्म इनपुट में। अब फार्म इनपुट में क्या है, पौधों को सही समय पर, सही मात्रा पर पानी, दवाई और खाद ना देने से आपका फार्मिंग में भारी नुकसान हो सकता है। चाहे वो फार्म इनपुट का एप्लीकेशन का टाइमिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन की टेक्निक हो गई, आपकी पानी, दवाई और खाद का, ये ना जानने के, टाइमिंग ना जानने की वजह से और टेक्निक ना जानने की वजह से फार्म इनपुट को देने का ज्यादातर न्यूबी फार्मर है जो शुरुआती दौर में है, वो इतनी भारी गलती कर दे कि रातों रात उनका पौधा झुलस जाता है, जल जाता है, मर जाता है या सड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमने खुद फेस की थी, इसलिए आज आपको बताने लायक हालत में है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ कॉम्बिनेशन। अब देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जब आप दे रहे होंगे या बेसल डोज दे रहे होंगे, तो इन दैट केस कौन सा न्यूट्रिशन या कौन सा इनपुट, उसका मिक्सिंग रेशियो किसके साथ देना है, किसके साथ नहीं देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितनी मात्रा में नहीं देना है, कब कौन से अवस्था में देना है, या खुद को कौन से अवस्था में उसको देने से बचाना है, इसकी समझ ना होने की वजह से भी डूबता है किसान। खेत की सही से गहरी जुताई ना करवाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपको ये जुताई क्यों चाहिए, आपको एयर पॉकेट्स बनाने हैं जहां पे आपके रूट डेवलपमेंट हो, पौधों के रूट्स का विकास हो एयर पॉकेट्स के जरिए। अब वहां पे देखा क्या गया है
कि ये गहरी जुताई नहीं करवाते। कुछ कुछ जो ट्रैक्टर वाले होते हैं पैसा तो लेते हैं, आप तो उनके सामने अगर होगे नहीं तो फिर वो क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से सिर्फ कंघा मारने ऐसा ऊपर ऊपर से मार के निकल जाते हैं, गहरी जुताई करते ही नहीं, मिट्टी को पलटते ही नहीं सही से। और इसी वजह से आपका जो फार्मिंग का जो इनिशिएटिव जिसमें आप मिट्टी को भुरभुरा करना चाहते हो, थोड़ा सा एयर पॉकेट्स बनाना चाहते हो, तो वो आपका नहीं हो पाता। तो शुरुआती दौर में आपका प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम है यहीं से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं बेड सही दिशा में नहीं होने के कारण। अब देखिए, यूजुअली जो बेड का जो डायरेक्शन होता है वो पूरब से पश्चिम की तरफ होता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में होता है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें उनका खाना पकता है। तो वो गलत दिशा में करने के कारण, या फिर दिशा ही बेड का नहीं बनाने के कारण, या फिर बेड ही नहीं बनाने के कारण पौधों का इन जनरल जितना विकास हो सकता था उतना विकास नहीं हो पाता है। तो ये भी उनमें से एक कारण है। अच्छा, आते हैं 5वें कारण पे, सही और जेन्युइन बीज का जानकारी नहीं हो पाना। देखिए, आपने सही तरीके से तो खेत की जुताई कर दी, सब कुछ आपने सेटअप कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे उसमें आपका जेन्युइन बीज ही नहीं डला, तो फिर आप जीता हुआ मैच भी हार सकते हो। जैसे बंदूक आ गया आपके पास बट गोली ही नहीं है, और गोली भी आई तो वो डुप्लीकेट माल वाली गोली आई, तो क्या फायदा इतने सारे बंदूक की तैयारी करने का, इतना लैंड प्रिपरेशन करने का। तो आपको सही जेन्युइन बीज की जानकारी ना होना आपके फार्मिंग के प्रोजेक्ट को डुबा सकती है, क्योंकि 2.5 से 3 महीने बाद जब प्रोडक्शन आएगा तब आपको एक्चुअल असली नुकसान पता चलेगा कि सही बीज ना लेने के कारण, या फिर सही रिलायबल सोर्स से बीज ना सोर्सिंग करने के कारण आपको कितना बड़ा नुकसान हो गया है। उसके बाद आते हैं पौधों की रोपाई सही दूरी पर नहीं होने के कारण। अब इसमें क्या होता है कि पौधे टू पौधे का डिस्टेंस कितना लगता है। तो ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि भाई ज्यादा डेंसिटी में पास पास लगा के ज्यादा एरिया पे ज्यादा पौधे ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि पर स्क्वायर फीट हमारा प्लांटेशन ज्यादा हाई डेंसिटी हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा आता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डिस्टेंस उसका मेंटेन नहीं करोगे, जितना हवा खेलना चाहिए, जितना उधर उसके पौधों को जड़ों पे न्यूट्रिशन चाहिए, वो आपस में कॉम्पीट कर लेते हैं पौधे, और इसी वजह से आप एज ए किसान फार्मिंग में सक्सेसफुल होने से चूक सकते हो। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, खेत की फेंसिंग या घेराबंदी सही से ना हो पाना। इससे आपका क्या बुरा हो सकता है अगर आपने फेंसिंग नहीं की। तो अगर आप इंडिया के नॉर्थ रीजन से हो तो आपको पता है नीलगाय का प्रकोप, जंगली जानवर आ जाते हैं रात में। हमने भी खुद फेस किया था कि वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब हमने अपने खेतों में लगाए हुए थे, और रात में जंगली खरगोश आ जाते थे, और इसी वजह से वो रातों रात जो पपीते के जो छोटे छोटे सैपलिंग्स थे उसको खा जाते थे, चबा जाते थे। और उसके बाद फिर हमारे जितने भी खरबूजे या तरबूज या मस्कमेलन, वाटरमेलन ये सब आते थे तो उसको रात में कुतर देते थे, खा जाते थे, तो बहुत भारी नुकसान हो जाता था हमारा। तो अपने 7 से 8 साल के ऑर्गेनिक फार्मिंग के तजुर्बे से ही ये सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं। तो घेराबंदी, फेंसिंग होना भी आपके फार्मिंग के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। अच्छा, इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, वेदर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना रख पाना। जैसा कि आपने सुना है कि हर 10 कदम पे मिट्टी बदलती है, हर 1 कोस पे पानी बदलता है, और हर 10 किलोमीटर पे आपका माइक्रो क्लाइमेट बदल जाता है। उसी तरीके से अगर आपने खेत वेत जुतवा के एकदम हलवा की तरह मिट्टी भुरभुरा बना के, आपने एयर पॉकेट्स बना के सब बेड बना ही रहे थे कि अचानक से भारी बारिश आ गई, तो आपका जो लगाया हुआ लागत आपके अपने खेत में, वो सारे पैसे डूब जाएंगे रातों रात। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सनलाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सही से रेगुलेट ना कर पाना। आपको क्या लगता है जो हमारे किसान हैं वो क्या करते हैं? वो क्या उगा के देते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो उगा के नहीं देते हैं। वो एक्चुअली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं पौधों के लिए जहां पे प्रोडक्शन या फिर पौधे अपने आप उग जाते हैं। तो हमारा काम एज अ फार्मर ये होता है कि एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे जहां पे वो पौधा उग जाए और प्रोडक्शन अच्छे से आ जाए, चाहे उसके लिए अच्छे से सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को सही से रेगुलेट करना ही क्यों ना हो। तो आपको एज अ फार्मर वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे ये माइक्रो क्लाइमेट्स आपके लिए पौधे को ग्रो करने में मदद करें। उसके बाद आते हैं क्लीनलीनेस ऑफ फार्म एसेट्स। जिस तरीके से आपको अपना ऑफिस माँ लक्ष्मी के आने के लिए साफ सुथरा चाहिए,
उसी तरीके से आपको अपना खुद का फार्म भी एकदम साफ सफाई होना चाहिए। वहां पे घास उतना ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, उसमें जो टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स सही मेंटेनेंस के तरीके से एकदम साफ सुथरा मेंटेन रहना चाहिए। अब मैं उसका रीजन भी बताता हूँ। खेत घासों से साफ सुथरा दिखना चाहिए, क्योंकि जितने जंगली खरपतवार आपके खेत में होंगे उतने ज्यादा कीड़े आजू बाजू का खेत छोड़ के आपके ही खेत में आएंगे और उस खरपतवार में जाके छुप के बैठ जाएंगे। आप चाहे जितना भी स्प्रे मार दो, कोई काम में नहीं रहेगा। और जैसे ही आप चले जाओगे, रात का अंधेरा हो जाएगा, वैसे ही रात के अंधेरे में वो सारे आपके क्रॉप्स पे अटैक कर देते हैं। आपके पौधों का भी नुकसान हो गया। इसको बोलते हैं लक्ष्मी का नुकसान हो जाना, लक्ष्मी का हाथ से निकल जाना। साफ सफाई आपके खेत में भी मेंटेन करना पड़ेगा और अपने नर्सरी और जितने जो की एसेट एरिया है वहां पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, साफ सफाई। अच्छा, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अपने फार्मिंग के टेरेन को ना समझना। टेरेन मतलब क्या? उसको मतलब जमीन कैसा है, फ्लैट है, ऊंचा नीचा है, लहरदार है, ढलान पे है या फिर बाढ़ग्रस्त एरिया पे है। तो इस चीज की समझ ना रखना, या फिर मिट्टी किस टाइप की है, क्या वो धान वाली मिट्टी है? क्योंकि धान वाली मिट्टी पे ऐसे भी आप सब्जियां नहीं उगा सकते। धान वाली मिट्टी चिपचिपी होती है, वो मॉइस्चर को ज्यादा देर तक रिटेन करता है और ओवर मॉइस्चर के चलते आपके पौधे हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उसमें फंगस का प्रॉब्लम लग सकता है। तो आपके फार्मिंग लैंड के टेरेन को भी समझना जरूरी है और मिट्टी के क्वालिटी को भी समझना जरूरी है। अच्छा, इसके तुरंत बाद आते हैं कि आपने अगर अपने खेत में नर्सरी या वर्मी कंपोस्ट यूनिट खुद के फार्म पे अगर खुद के यूज के लिए नहीं बनाया, तो फिर आप जब जब दूसरों से बाहर से खरीदोगे तब आपका फार्मिंग में लागत बढ़ जाएगा। आप अपने फार्मिंग के प्रोजेक्ट को एक प्रॉफिट मेकिंग फार्मिंग प्रोजेक्ट की तरफ ले ही नहीं जा सकते जब तक आप वर्मी कंपोस्ट या फिर नर्सरी का जो यूनिट है, ये दोनों आपके लिए एक पावर हाउस की तरह काम करते हैं। तो ये दो पावर हाउस अगर आपके खेत में नहीं है और आप बाहर से खरीद के ला रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपने अपने ही पैसे को खाना शुरू कर दिया है, लागत बढ़ा दी है इस फार्मिंग प्रोजेक्ट। तो ये वो मोटा मोटा 12 डेडली मिस्टेक्स है। अगर इनमें से कोई एक मिस हो गया या इनमें से सारे के सारे भी मिस हो गए, तो आपके फार्मिंग प्रोजेक्ट का डूबना तय है। अगर आपने ये सारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स या फिर लूप होल्स को अगर अवॉइड करना सीख जाओ, स्किप करना सीख जाओ, तो फिर आप फार्मिंग में फेल होने से बच जाओगे। अब बात करते हैं रिमेनिंग 20% की भी। हमने अपने पिछले 8 साल के ऑर्गेनिक फार्मिंग के तजुर्बे से ये सीखा कि अगर फार्म में लगने वाली चीजों को अगर टाइमली आप अवेलेबल नहीं करवाते हो, तो इसके चलते आपका फार्मिंग प्रोजेक्ट 100% डूब सकता है। अब क्यों डूब सकता है, चलिए दिखाते हैं अभी। अपने फार्मिंग के बजट या औकात को अच्छे से ना समझना या उसे छुपाना। देखिए, जब भी हम अपने स्टूडेंट से बातचीत करते हैं तो ज्यादातर शुरुआती दौर में वो क्या करते हैं, अपना बजट की क्लैरिटी नहीं रखते हैं। हम बोलते हैं भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट आप स्टार्ट तो करना चाहते हो, बट स्टार्ट करने के लिए आपका बजट आप कितना सोच के चल रहे हो। तो आधे लोग सोचते हैं हाँ सर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, सोच के बताऊंगा। और बहुत सारे केसेस में लोग अपने फार्मिंग के बजट को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको कोई एक्सप्लॉइट करे, बट एक्सप्लॉइट करने की बात यहाँ पे नहीं आती है। देखिए, जब तक आपको खुद का फार्मिंग के बजट का जानकारी नहीं होगी, आपको खुद की औकात पता नहीं होगी। औकात सुनने में थोड़ा सा हार्श वर्ड है, बट स्टिल आपको इस मोमेंट में समझना जरूरी है कि आपका फ्रेमवर्क कहां तक आप स्ट्रेच कर सकते हो। जब तक आपका फ्रेमवर्क फिक्स नहीं होता, तब तक आपको नो क्लैरिटी ऑफ मनी मेकिंग मॉडल अपार्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग और फार्म प्रोड्यूस। आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन ले सकते हो और फूड की प्रोसेसिंग करवा सकते हो। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके दूसरे कोई तरीके ही नहीं है जिससे आपका मनी मेकिंग मॉडल आपके प्रोडक्शन के या फिर फूड प्रोसेसिंग के अलावा और दूसरे तरीकों से भी आ सकती है। ऐसा कोई तरीका ही आपने अभी तक बनाया नहीं है शुरुआती दौर में। तो बिना प्लानिंग के आप ऐसे भी हवा में लटकते रहोगे। तो देखिए, जब तक आपको खुद का मनी मेकिंग मॉडल की क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक आपको डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे क्या करना है, कौन सा वो मनी मेकिंग एक्टिविटी करना है जिसके आधार पे आपका रेगुलर वे में डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे इनकम आता रहे, तो ये आपको क्लैरिटी नहीं होगी। जब तक आपके हाथ में बैकअप पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कब तक आप अपने जेब से लगाते रहोगे पैसा, कभी ना कभी तो आपके भी पैसे खत्म हो जाएंगे ना। तो जब वो खत्म हो जाएंगे आपके खुद के पैसे,
बिना कोई अल्टरनेट मनी मेकिंग मॉडल के, तो आपके सारे प्रोजेक्ट्स में डिलेज एंड रिवर्क्स बढ़ जाएंगे। डिले और रिवर्क होने के चलते आपके फार्मिंग प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो कब तक आप अपने ही घर से पैसा लगाते रहोगे? कभी ना कभी तो ये पैसा खत्म होगा ना, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर आप टाइमली चीजों को अवेलेबल नहीं करा पाओगे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए, और इसके चलते आपके फार्मिंग प्रोजेक्ट में डिलेज होती जाएंगी, रिवर्क्स बढ़ती जाएंगी, और उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जब आप शुरुआती दौर में लेके चल रहे थे तो वो बढ़ के डबल ट्रिपल हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो आपका ऐसा हालत होगा कि भाई गले की हड्डी बन जाएगी, ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास अल्टरनेट मनी मेकिंग मॉडल अपार्ट फ्रॉम योर फूड प्रोसेसिंग या फार्म प्रोड्यूस जो आप अपने खेत से ले रहे हो वो अगर नहीं रहा, तो ऐसे भी आप एक चेन रिएक्शन के तहत डूबना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका जब तक बजट की क्लैरिटी नहीं है तब तक आपका मनी मेकिंग मॉडल क्लियर नहीं है। तो जब तक आपका मनी मेकिंग मॉडल क्लियर नहीं है तब तक आपको डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे जो आपको मनी मेकिंग एक्टिविटी करना चाहिए वो आपको पता ही नहीं करना क्या है, और इसी के चलते आपके फार्मिंग प्रोजेक्ट में डिलेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिवर्क्स बढ़ जाते हैं, और वहीं पे आपकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट जिसको ध्यान में रखते हुए आपने शुरुआत की थी उसका कॉस्ट डबल या ट्रिपल 3 गुना तक बढ़ जाती है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा चला जाता है, और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है अगले 3 से 6 महीने बाद। तो देख रहे हैं, फार्मिंग के बजट या अपने औकात की क्लैरिटी जब तक आपको नहीं आएगी तब तक वो फ्रेमवर्क नहीं बनेगा, और जब फ्रेमवर्क नहीं बनेगा तो हमें नहीं पता कि कौन सा मॉडल आपको रिकमेंड करना है या कौन सा मॉडल आपको खुद लेके आगे बढ़ना है, वो आपको क्लैरिटी नहीं होगी। क्लैरिटी नहीं होगी तो सिर्फ प्रोडक्शन लेते बैठोगे और ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग करके बैठोगे। तो डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे क्या वो मनी मेकिंग एक्टिविटीज होंगी जिसको करते हुए हमारा पैरेलली फार्म प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा इनकम भी आता रहे, ताकि बाद में जब हमको खाद, बीज, दवाइयाँ, मैन पावर या फिर लेबर का जो खर्चा जो आता है उसको पैरेलली सपोर्ट करने वाला कोई सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, तो जिससे आपका डिलेज और रिवर्क्स बच जाएंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। भाई साहब, इस पे तो पूरी महाभारत लिखी जा सकती है। अगर आपने रॉन्ग हायरिंग ऑफ फार्मिंग टीम कर दी टू एग्जीक्यूट योर वर्क, तो पक्का आप अभिमन्यु बन के मारे जाओगे। ज्यादातर केस में लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो हमारे रिश्तेदार है, अरे ये तो हमारे जान पहचान के लोग हैं। वो रिश्तेदारी और जान पहचान में ज्यादा फोकस हो जाते हैं, और हमारे जो न्यूबी फार्मर है अपने टीम के जो रिक्वायर्ड टैलेंट है उसको नहीं समझ पाते हैं, और उसके ना समझ होने के कारण वो गलत लोग की हायरिंग कर देते हैं। बस रिश्तेदारी, जान पहचान में ही हायर कर देते हैं, और उनकी बेसिक क्वालिटी जिसके चलते आपका फार्मिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है उसको मिस आउट कर देते हैं, और इसी वजह से आपका फार्मिंग का प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं उसके डिटेल में कैसे फेल हो सकता है। देखिए, फार्मिंग के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जब आप शुरुआती दौर में जो टीम बनाएंगे उनमें से आधे लोग तो आपके दिए हुए इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, या फिर समझने की एक्टिंग करेंगे जो आपको भी पता नहीं चलेगा। और सबसे मजे की बात यह है कि जिन लोगों को आपने हायर किया शुरुआती दौर में, तो लोग फार्मिंग में अपने आप को बेस्ट दिखाने के चक्कर में डाउट्स को क्लियरली पूछते नहीं है और क्लियरली एजम्पशंस पे ही काम कर बैठते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा घातक चीज है कि भाई डाउट है तो पूछो, अगर गलती हो रही है तो सीखो। एक तो पहली गलती है कि खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार दिखाना, कि कोई क्वेश्चन ही ना पूछना, और दूसरा है कि दिए हुए इंफॉर्मेशन को सीख के अप्लाई ना करना। और तीसरा पॉइंट हो गया कि ये काम जो है वो डिले क्यों हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके अगेंस्ट में एक प्रोसेस बिठाना, ताकि ये जो कारण है जिसके चलते डिले हो रहा है, जिसके चलते आपका फार्मिंग प्रोजेक्ट अपने जो डेडलाइंस को, प्रोडक्शन के डेडलाइंस को मिस कर जा रहा है। सीजन में आप पहले पहुंचते हो तो आपको रेट अच्छा मिलता है, बट अगर आप मिड या लास्ट में आते हो तो लोगों की तलब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको वो सारे जो डिलेज है उसका कारणों का पता ना लगा पाना और उसके अगेंस्ट में प्रोसेस ना बिठा पाना आपके फार्मिंग प्रोजेक्ट को गर्त में डाल देता है। आप अपॉर्चुनिटी को टैप इन कर ही नहीं पाओगे। इसके बाद है आपका लेड बैक एटीट्यूड, आज के काम को कल के लिए टालते रहना। ऐसे जो लोग जो आज के काम को कल के लिए टालते रहते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े मिसफिट्स हैं, इनको किसी भी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है लैक ऑफ सेंसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सेंसिबिलिटी हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके फार्मिंग की टीम में अगर सेंसिबिलिटी ही नहीं रही कि पौधों में बीमारियां लग रही है, मिट्टी में ज़्यादा पानी हो रहा है या फिर धूप ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का अगर सेंस नहीं रहा उनके पास और इस चीज़ की जिम्मेदारी बोध भी नहीं रही कि जाके हम किसी को बताएं, अपने टीम में अपने सीनियर्स को या फिर जो जानकार लोग हैं उनको बताएं, तब तक आपको सही टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी और रिपोर्टिंग नहीं मिली तो फिर ऐसे भी आप अपने फार्मिंग के प्रोजेक्ट में फेल हो सकते हो। उसके बाद आते हैं मिसिंग आउट डेडलाइन ड्रिवन इंपॉर्टेंट फार्म वर्क। अब देखिए, आपका जो डेडलाइन ड्रिवन जो फार्म वर्क है, आप उसको जो टास्क आपको दिए हुए हैं या फिर जो टास्क आपके पास हैं जो आपको डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे करना है, अगर आप उसको एक के बाद दूसरा मिस करते जाओगे, सीक्वेंसिंग गड़बड़ाते जाओगे कि किसके बाद कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है, तो ऐसे भी आप फार्मिंग प्रोजेक्ट में फेल ही हो जाओगे। तो उस टाइम पे आपका सिर्फ प्रोडक्शन ले लेना या फिर पौधे उगाना वो एक्चुअली आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम टाइमली सीजन रहते रहते कैसे प्रोडक्शन करें ताकि अच्छे सीजन में अच्छी चीजें उगाने के चलते हमको अच्छा प्राइस भी मिले। इसके बाद ये भी एक बहुत बड़ा एपिक चीज है, नॉट डूइंग रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ फार्म इंस्पेक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन फॉर पोटेंशियल थ्रेट्स। जैसे आपके खेतों में कीड़े लग गए या आपके खेत में पौधों को बीमारी आ रही है, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जहां पे आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी पड़ती है अपने फार्म प्रोड्यूस की। तो आपकी टीम या आपके जो फार्म मैनेजर है या फिर आप खुद भी अगर फार्म मैनेजर बन के अगर काम करते हो, आपने अपने खेत के सर्वे नहीं लिए और उसमें जो पोटेंशियल थ्रेट्स है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर ऐसे भी आप फार्मिंग के प्रोजेक्ट में फेल हो जाओगे। और इसके साथ साथ अगर आपने अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे ट्रैक नहीं किया, तो ऐसे भी आप अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट में फेल हो सकते हो। अब यहां तक तो रहा कि आप अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट में कैसे फेल हो सकते हो, वो लैंडमाइंस आपको बता दी, वो ब्लाइंड स्पॉट्स आपको मैंने आइडेंटिफाई करा दिए। अब उससे जो बचने के तरीके हैं वो हम बताते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रोफेशनल लेवल का जो फार्मिंग हम करते हैं किसान बिजनेस क्लिनिक में, उधर एक उसूल मान के चलते हैं कि हम जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उस चीजों को जरूर मैनेज कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। और वो कैसे होता है अभी आपको बताते हैं। देखिए, लाइफ में जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते वो हो गए इवेंट्स, और जिन चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं वो हो गए सिचुएशंस। इवेंट्स और सिचुएशन, इवेंट्स और सिचुएशन, इवेंट्स और सिचुएशन, हमेशा याद रखिएगा, इवेंट्स और सिचुएशन ये हमेशा फार्मिंग में आपके लाइफ को तंग करती रहेंगी। जैसे इस वीडियो के शुरुआत में एक प्रश्न आया था कि आप फार्मिंग कहां से शुरू करोगे और कैसे शुरू करोगे, तो उसका जवाब ये रहा कि आपको अपनी फार्मिंग मार्केटिंग से स्टार्ट करनी है। ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा कि आपको प्रोडक्शन कैसे लेना है। तो मार्केटिंग से प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना है कि मार्केट को क्या चाहिए, और उसके बाद फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए प्रोडक्शन लोगे। ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्शन लेना चाहोगे तो आपको कैलेंडर मेंटेन करना पड़ेगा। कैलेंडर किस चीज का? क्रॉप कैलेंडर, सोइंग कैलेंडर, ट्रांसप्लांट का कैलेंडर। ट्रांसप्लांट मतलब खेत में जब नर्सरी से पौधे उठा के लगाएंगे तो उसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ट्रांसप्लांट का कैलेंडर होना चाहिए आपके पास, स्प्रे का कैलेंडर होना चाहिए, कब हार्वेस्टिंग तुड़ाई होगी आपके फार्म प्रोड्यूस का तो उसका कैलेंडर होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन किस तरीके से होगा उसका कैलेंडर होना चाहिए, परफॉर्मेंस आपके इंडिविजुअल टीम का क्या हो रहा है, कंसर्न एरिया में परफॉर्मेंस कैलेंडर वाइज इंप्रूव हो रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, ये आप कैसे समझोगे। उसके बाद होम डिलीवरी करोगे अपने डायरेक्ट कस्टमर्स को, तो उसमें उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, परचेजिंग बिहेवियर क्या है, ईटिंग हैबिट्स कैसे है, तो ये सबको भी आपको कैलेंडर वाइज मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपके पिछले सीजन को देखते हुए अगला सीजन का पहले से और बेटर तैयारी कर सको। ये सारी चीजें आपको इंटरनेट में कोई नहीं बताने वाला जितना डिटेल में हम बता रहे हैं। उसी तरीके से हम आते हैं अब मैनेजमेंट की तरफ। हम किसान बिजनेस क्लिनिक में आपको ये भी सिखाते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करना है, किन चीजों का, न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट, पौधों में जो आप देते हो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन हो या मैक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करना है, पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, वाटर का मैनेजमेंट कैसे करना है, वीट का मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, फार्म लेबर्स एंड टीम का मैनेजमेंट कैसे होगा।
प्लांट नर्सरी और फार्म में क्या सेटअप होंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, कौन से वो सस्ते सुबिस्ते तरीके हैं जिससे आपका जो मैनेजमेंट करते हुए आपके कॉस्ट आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, आपके फार्म को ऑटो पायलट मैनेजमेंट में कैसे रन किया जाए, किस तरीके से कंपेनियन प्लांटिंग का मैनेजमेंट हो ताकि आपको 1 और 1 11 का रिजल्ट आए। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आपको फेल होने के जो ब्लाइंड स्पॉट है वो मैंने आपको बता दिए, और आप क्लास में फर्स्ट ना सही बट एटलीस्ट पास कैसे हो सकते हो। तो उसके लिए हमने आपको तरीका भी बताया कि जब आप प्रोफेशनल तरीके से कैलेंडर मेंटेन करोगे, मैनेजमेंट मेंटेन करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे जो लूप होल्स है वो कवर हो जाएंगे। एटलीस्ट फर्स्ट ना सही बट एटलीस्ट पास तो जरूर फार्मिंग के प्रोजेक्ट में आप हो ही जाओगे एज अ स्टूडेंट। तो जब आप हमारे साथ किसान बिजनेस क्लिनिक में एडमिशन लेते हैं तो आपके जो इनसिक्योरिटीज होते हैं, जो फार्मिंग का प्रोजेक्ट आपसे हैंडल हो पाएगा भी या नहीं, या फिर फार्मिंग का प्रोजेक्ट आपसे संभल पाएगा या नहीं, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपको ये सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा बट जैसे बोलते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपका कोई ऑलरेडी पहले से चलता हुआ प्रोफेशन है, ना घर का रहा ना घाट का रहा, ऐसा वाला सिचुएशन आपका ना आए, फार्मिंग का प्रोजेक्ट आपके कंट्रोल में हो, तो जरूर आपको प्रोफेशनल लेवल में फार्मिंग करना ही चाहिए। और यही एडवांस चीजें हम लोग आपको किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो आई होप आपको इसकी क्लैरिटी इस प्रेजेंटेशन से आपको और ज्यादा मिल गई है। अगर आपको इसका 80% तक भी अगर अचीवमेंट हो जाता है, स्टिल आप दूसरे रेगुलर किसान जो इंटरनेट में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उनसे तो आप ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगे, आपको रिजल्ट भी 80% ज़्यादा मिलेगा और आपका फार्मिंग में फ्यूचर या करियर सिक्योर भी हो जाएगा। तो अगर आपने इन सारे चीजों में से कोई एक या फिर सारे के सारे भी मिस आउट कर दिए तो ऐसे भी फार्मिंग में आप पक्का फेल होने वाले हो। फार्मिंग के शुरुआती दौर में ज्यादातर न्यूबी फार्मर्स इसलिए भी नुकसान में जाते हैं क्योंकि उनको फार्मिंग का ये टेक्निकल नॉलेज तो दे दिया जाता है कि कैसे प्रोडक्शन लेना है, उगाना कैसे है, या फार्मिंग के कौन से मॉडल को फॉलो करना है, ये तो सिखा दिया जाता है उनको। बट ये कोई नहीं बताता कि फार्मिंग का ये मनी मेकिंग मॉडल जो सिर्फ प्रोडक्शन के अलावा भी 7 या 8 और अलग तरीके से कैसे हम लेंगे, जिससे हमें फार्मिंग का जो प्रोडक्शन के अलावा अगर मान लीजिए मौसम ने साथ नहीं दिया या फिर आपका मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, स्टिल उसके बावजूद भी आपका ये फार्मिंग प्रोजेक्ट बच जाए और एटलीस्ट इसको देखते या दूसरों को दिखाते हुए आप इसी फार्मिंग मॉडल को एक तरीके से मोनेटाइज भी कर सको। ये कैसे होगा? अब इतने तक तो था कि फार्मिंग में आप कैसे फेल होने से खुद को बचा सकते हैं। अब अगर आपको फार्मिंग में पासिंग मार्क्स लाना है या क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, सो इन दैट केस आपको हमारा किसान बिजनेस क्लिनिक का मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो ज्वाइन करना ही चाहिए। इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अपने आप को एनरोल कराना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको ओवर द कॉल बता देते हैं। आज का ये जो वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा आपकी ज़िंदगी में, और आपके इतने दिनों की खोज यहीं पे इसी वीडियो के साथ यहाँ पे समापन होता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद अब आपको करना क्या है? सिंपली आपको इस दिए हुए जो फ्लो चार्ट है इसको फॉलो करना है। इस फ्लो चार्ट में मोटा मोटा आपको बताया गया है कि आप डुबकी कहाँ पे मारेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा और एंडिंग पॉइंट मतलब कहाँ पे जाके निकलेंगे डुबकी मारने के बाद। ये दोनों पॉइंट आपके पास क्लियर कट इस प्लान में दी हुई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमें दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद इस प्रोसेस को फॉलो करना है। बस इतना ही करना है आपको, और यहीं से आपका सक्सेस का रास्ता शुरू होता है।